नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिया इंस्पायर से डूबेस पर। आज हम बात करेंगे 18 अगस्त 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। हमारा पहला सवाल है, भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री एक्सपी 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है उमरोई मेघालय, सूरत थानी थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड, चियांग माई थाईलैंड। इसमें से सही कौन सा होगा आप लोग बताइए। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, सूरत थानी थाईलैंड। यह द्विवार्षिक थल सेना अभ्यास है। 2026 में इसका 15वां संस्करण आयोजित हो रहा है। और भारत की राजधानी आप लोग जानते ही हैं, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और इसकी मुद्रा जो है वो थाई वाहत है। भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच ये समन्वित गश्ती अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सपी 26 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास है। 2026 में इसका आयोजन 18 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। भारतीय दल में 9 गोरखा राइफल्स के सैनिक शामिल हैं। तो इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3। इसका सही आंसर है 1, 2 और 3, क्योंकि अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच ही चल रहा है और ये 18 अगस्त से 31 अगस्त तक किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय सेना के प्रतिनिधित्व 9 गोरखा राइफल्स के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है, जो संयुक्त युद्ध प्रशिक्षण को उन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों की तरफ से 85 यानी कुल 170 सैनिकों द्वारा यह संयुक्त अभ्यास किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सपी 2026 में भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी के कितने सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया भी है, इसमें 85 सैनिक भाग ले रहे हैं। कुल मिलाकर 170 सैनिकों ने भाग लिया है। दोनों पक्षों से समान संख्या रखी गई है ताकि जंगल और अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त सामरिक समन्वय बेहतर हो सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसकी व्याख्या भी देखिए आप लोग। इस प्रश्न की व्याख्या में दिया है कि मैत्री एक्सपी 2026 में दोनों देशों की ओर से समान भागीदारी सुनिश्चित की गई है। भारतीय सेना के 85 और रॉयल थाई आर्मी के 85 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत नए प्रस्तावों के अंतर्गत कितने टारगेट सेगमेंट प्रोडक्ट शामिल हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। चलिए सही आंसर देखते हैं इसका। इसका सही आंसर है 20। इसकी व्याख्या में देखिए, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने 20 टारगेट सेगमेंट प्रोडक्ट को स्वीकृति दी है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में निवेश और रोजगार को बढ़ावा और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात पर निर्भरता को कम करना है। यह कदम भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में उठाया गया है। यह पहल भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI और मेक इन इंडिया योजना का हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन का हब बनाना, विदेशी आयात पर निर्भरता को घटाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया गरुड़ किससे संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है स्वदेशी ड्रोन प्रणाली, दूसरा हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर्स मिसाइल चेतावनी प्रणाली, नाइट विजन कैमरा। तो बताइए आप लोग आंसर। इसका करेक्ट आंसर है बी, हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर्स। व्याख्या देखते हैं। गरुड़ एक स्वदेशी हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन है। इसका उपयोग रक्षा क्षेत्र में सटीक निगरानी और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए किया जाता है। इसका सफल परीक्षण भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। IOL देहरादून स्थित एक रक्षा सार्वजनिक उपक्रम है जिसका गठन आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के पुनर्गठन के बाद किया गया था। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक उन्नत ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बनाती है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गरुड़ हाई रेजोल्यूशन बाइनोकुलर्स को किस संस्थान ने लॉन्च किया है।
HALVEL, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, DRDO। सही आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है सी, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसकी व्याख्या देखते हैं। गरुड़ दूरबीन का निर्माण और लॉन्च इंडिया ऑप्टल लिमिटेड IOL द्वारा किया गया है। यह संस्था रक्षा क्षेत्र में ऑप्टिकल और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम के विकास तथा स्वदेशी उत्पादन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से इस निर्माता कंपनी का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये जिस भी कंपनी ने बनाया है इंडिया ऑप्टल लिमिटेड ने, तो ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसको याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 14 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने गैलेंट्री अवार्ड स्वीकृत किए गए हैं? ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 78 और ऑप्शन डी 89। सही आंसर होगा इसका सी 78। 14 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति द्वारा कुल 78 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति ने कुल 78 वीरता पुरस्कार को मंजूरी दी है। ये पुरस्कार डिफेंस फोर्स और सेंट्रल आर्म फोर्स के जवानों को उनके असाधारण साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए दिया गया है। इन कुल 78 पुरस्कारों में 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2026 में स्वीकृत 78 गैलेंट्री अवार्ड में कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं? तो अभी देखा था प्रश्न, इससे पहले वाले प्रश्न में, तो ये थे 13। ऑप्शन बी सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2026 के लिए ये 78 वीरता पुरस्कारों में 13 पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं। पोस्टह्यूमस का अर्थ उस सम्मान से है जो किसी वीर जवान को वीरगति प्राप्त करने के पश्चात उसके असाधारण बलिदान के लिए दिया जाता है। ये जो परीक्षा आपकी है कॉम्पिटिशन वाली, उसमें ये सीधा भी पूछा जा सकता है कि ये कितने पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए हैं। ये पुरस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जो आने वाली परीक्षाएं आपकी 2026 की, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2026 के गैलेंट्री अवार्ड में कितने कीर्ति चक्र शामिल हैं? कीर्ति चक्र देखिए, 9 कीर्ति चक्र, 9 अशोक चक्र, 19 परमवीर चक्र, 5 महावीर चक्र। सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही आंसर होगा ये 9 कीर्ति चक्र। व्याख्या देखते हैं। 2026 में राष्ट्रपति द्वारा कुल 9 कीर्ति चक्र पुरस्कार दिए गए हैं। कीर्ति चक्र भारत का एक प्रमुख शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो असाधारण साहस या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र के बाद यह शांतिकाल का दूसरा सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2026 में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत गैलेंट्री अवार्ड में कितने शौर्य चक्र शामिल हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 19, ऑप्शन डी 36। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 19। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2026 की सूची में कुल 19 शौर्य चक्र शामिल हैं। शौर्य चक्र एक शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो सैन्य अन्य सुरक्षाकर्मियों को दुश्मन के सामने नहीं बल्कि अन्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। कुल 19 शौर्य चक्रों के साथ एक बार 2 शौर्य चक्र भी स्वीकृत किया गया है। बार उस स्थिति में दिया जाता है जब किसी सैनिक को यह सम्मान दोबारा प्राप्त होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2026 में भारत ने कौन सा इंडिपेंडेंस डे मनाया है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 80वां इंडिपेंडेंस। ये 80वां है जो इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वर्ष 2026 में देश की स्वतंत्रता के 79 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्योंकि 79 में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, मुझे ही नहीं, मुझे लगता है 50% लोगों को रहता है कन्फ्यूजन। तो 79 वर्ष पूरे हो गए हैं देश को स्वतंत्र हुए। इस अवधि के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2026 को भारत का 80वां इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है पूरे हर्षोल्लास के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में किस ऐतिहासिक राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ से संबंधित आयोजन हुआ है? ये भी बहुत ही प्रश्न हाईलाइट रहेगा, इसको आप अपने इम्पोर्टेंट लिस्ट में डाल लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा वंदे मातरम, क्योंकि और वंदे मातरम को इस बार जो ध्वजारोहण हुआ है 15 अगस्त का, उसमें इस वंदे मातरम को पूरा ही चलाएगा, नहीं तो ये ऐसा नहीं होता था। इसको पूरा ही गाया गया इस बार वंदे मातरम। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2026 में भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में विशेष कार्यक्रम। इस महान गीत की रचना प्रख्यात साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक माना जाता है। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में की गई थी। इसे पहली बार 1896 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2026 के इंडिपेंडेंस डे संबोधन में आत्मनिर्भरता के संबंध में किस क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है? ऑप्शन ए रक्षा एवं अगली पीढ़ी, दूसरा है केवल कृषि, केवल पर्यटन, केवल बैंकिंग। तो इसका ऑप्शन ये सही है, रक्षा एवं अगली पीढ़ी। व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार ने डिफेंस सेल्फ रिलायंस और रक्षा आत्मनिर्भरता पर निरंतर जोर दे रही है। इसका मुख्य लक्ष्य विदेशी हथियारों पर निर्भरता घटाना है। साथ ही भारत में नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक सैनिक उपकरणों का घरेलू निर्माण सुनिश्चित करने पर विशेष फोकस किया गया है। एक बार चलिए रिवीजन कर लेते हैं। अभी ये एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। गोवर्धन नेशनल यूनिफाइड स्कीम फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए केंद्र सरकार ने कितना कुल परिव्यय स्वीकृत किया है? इसका सही आंसर होगा सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोवर्धन योजना का उद्देश्य जैविक कचरे को ऊर्जा के उपयोगी संसाधन में परिवर्तित करना है। इस योजना के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इस यूनिफाइड स्कीम के लिए केंद्र सरकार द्वारा कुल खर्च 23731 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है ये आज का। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? मैत्री एक्सपी, थाईलैंड, भारत और थाईलैंड, गरुड़ इंडिया ऑप्टल लिमिटेड, गोवर्धन कंप्रेस्ड बायोगैस, वंदे मातरम, 150 ईयर। इसका सही आंसर बताइए। अभी आप लोगों ने अगर पूरा वीडियो देखा है ध्यान से, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप गलत नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो इसका सही आंसर होगा डी, कि सभी ऑप्शन सही हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।